आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री अम्ल भस्म और लवण का चैप्टर पढ़ेंगे लोग। तो इससे पहले वाला पार्ट में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ लिए हैं लोग, उसका क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं लोग। आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न किया जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? नींबू रस, इमली के रस, सिरका, विटामिन सी की गोली या खट्टा दूध। ठीक है, तो यहाँ पे सब हम लोग लिख दिए हैं पदार्थ उपस्थित अम्ल में क्या क्या अम्ल होते हैं। जैसे नींबू में क्या पड़ता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, विटामिन सी की गोली में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अम्लों के आणविक सूत्र लिखें। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल तथा कार्बनिक अम्ल। तो यहाँ पे सब कुछ लाइन से लिखा हुआ है, अम्ल एक साइड में और एक साइड में आणविक सूत्र लिखा हुआ है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो HCl, फास्फोरस अम्ल H3PO4 और कार्बनिक अम्ल होता है H2CO3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता से होती है? तो इसका उत्तर होगा, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ता से अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट या लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। नीचे यहाँ पे समीकरण भी आपको दिया हुआ है, जैसे Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2 एरो ऊपर, यहाँ पे उसका नाम भी हम लिख चुके हैं, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आइए दूसरा नंबर इसी का क्या बोल रहा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। इसका आंसर देखिए, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड का लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। आपके सामने नीचे समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं लोग। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ होती है तो क्या होता है, देखते हैं लोग। तो इसका उत्तर होगा, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के साथ कराया जाता है तब एल्युमिनियम सल्फेट का लवण के रूप में प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलता है। नीचे 3 नंबर का समीकरण दिया हुआ है। आप लोग पेपर में ये समीकरण जरूर लिखिएगा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फुल मार्क्स मिलेगा आप लोग को तब। 4th नंबर पॉइंट बोल रहा है क्या, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया लोहा से होती है तो क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा, जब लोहा को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो फेरस सल्फेट लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। और उसका जो ऊपर लिखे उसी का नीचे यहाँ पे क्या है, समीकरण है। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है तथा अमोनिया एक दुर्बल भस्म है। यहाँ दुर्बल शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होता है, वैसे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में हो आयनित होते हो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जबकि वे भस्म जो सिर्फ अंशतः आयनिक होकर कम मात्रा में हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करते हैं दुर्बल भस्म या क्षार कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से आयनिक होने के कारण इनके जलीय विलयन में H+ आयनों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, इसी कारण इसकी विद्युत चालकता कम होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, प्रबल अम्ल तथा सांद्र अम्ल में विभेद बताएं। तो इसका देखते हैं लोग आंसर। प्रबल अम्ल तो फर्स्ट में है, अम्ल जो घुलकर लगभग पूर्णतः आयनिक होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इनके जलीय विलयन में H+ आयनों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रबल अम्ल का हो गया। अब आते हैं सांद्र अम्ल। तो इसका क्या है, जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसे सांद्र अम्ल या विलयन
कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है इनके विलयन में जल की मात्रा कम से कम होती है। ठीक है, अब आते हैं लोग 5 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5, प्रबल भस्म तथा दुर्बल भस्म में विभेद बताएं। तो देखते हैं लोग, वह भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ आयनिक होकर कम मात्रा में हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करते हैं उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। हो गया। अब देखते हैं लोग दूसरा इसी का, वह भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनिक होकर काफ़ी मात्रा में हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करते हैं प्रबल भस्म कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं लोग, कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड तथा हाइड्रो ऑक्साइड के उदासीनीकरण से भिन्न कैसे होता है। उत्तर होता है अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाए, ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। आगे देखते हैं लोग, क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण एवं जल प्रदान करते हैं। धातु ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। आगे देखते हैं लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण कराते हैं। चूँकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाले अभिक्रिया के समान है, हम यह निष्कर्षण निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। इस प्रकार उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड तथा हाइड्रो ऑक्साइड के उदासीनीकरण से भिन्न होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पीएच प्रतीक में पी तथा एच क्या संकेत करते हैं और पीएच स्केल क्या है। ठीक है, तो चलिए, पीएच स्केल या पीएच प्रतीक में पी की भी उत्पत्ति शब्द पोटेंज से हुई है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। इस प्रकार पीएच का मान विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को दर्शाता है। किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान है। साधारण सूचक द्वारा अम्ल तथा भस्म की पहचान तो हो सकती है, लेकिन यह कदापि नहीं कहा जा सकता है कि अम्ल तथा भस्म कितना प्रबल है। अम्ल की शक्ति उसके H+ आयन प्रदान करने की क्षमता पर निर्भर करता है। किसी विलयन की अम्लीय शक्ति उसमें उपस्थित H+ आयन पर निर्भर करता है। किसी विलयन में H+ आयन सांद्रता के निर्धारण के लिए सोरेनसन 1909 में एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। ठीक है, पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, जिससे अम्ल या भस्म के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 5 विलयनों ABCD तथा E को यूनिवर्सल सूचक द्वारा जांच करने पर इन विलयनों का पीएच क्रमशः 3, 1, 12, 7 तथा 9 पाया गया। तो इनमें कौन विलयन है। तो बाबू फर्स्ट में उदासीन है, दूसरा प्रबल क्षारीय है, तीसरा प्रबल अम्लीय है, चौथा दुर्बल अम्लीय है या दुर्बल क्षारीय। तो इसका देखते हैं लोग आंसर। तो फर्स्ट नंबर 7 विलयन उदासीन होता है 7 नंबर पे। 12 नंबर, अगर पीएच स्केल पे 12 नंबर आता है तो विलयन प्रबल क्षारीय होता है। अगर 1 नंबर आता है पीएच स्केल पे तो विलयन प्रबल अम्लीय होता है। अगर 3 नंबर आए तो विलयन दुर्बल अम्लीय होता है और 9 नंबर आए पीएच स्केल पे तो विलयन दुर्बल क्षारीय होता है। ठीक है, ये पीएच स्केल पे ये मान आएगा, तो ये सबका आंसर होगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं लोग। 3 अम्लीय विलयन XYZ का पीएच मान क्रमशः 0, 3 तथा 5 है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक होगा।
दूसरा बोल रहा है किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सबसे कम होगा। तो बाबू उत्तर क्या है, x बराबर 0, y बराबर 3 और z बराबर 5, यही ना दिया हुआ है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं लोग। विलियन z का pH मान 0 है तो विलियम y का pH मान 3 है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को कॉपी पेन पे समझाने वाला है, तो इसको हम छोड़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या करते हैं, 10 नंबर हम करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छे फसल के लिए मिट्टी का pH मान 5.5 से 7.0 होना चाहिए। किसान मिट्टी में चूना क्यों मिलाते हैं, समझाएं। तो इसका आंसर होगा अच्छे फसल के लिए मिट्टी का pH मान 5.5 से 7.0 होना चाहिए। मिट्टी का pH मान 5.5 से कम हो जाने पर उसमें अम्लीयता का गुण आ जाता है जो फसल के लिए हानिकारक होता है। किसान मिट्टी में चूना इसलिए मिलाते हैं ताकि उसकी अम्लीयता कम हो जाए और वह उर्वरक बन जाए। क्वेश्चन नंबर 11, अम्ल पित्त का pH मान 1 से 3 के बीच होता है, तो बताएं अम्ल पित्त अम्लीय है या क्षारीय है। तो इसका उत्तर होगा अम्लीय पित्त अम्लीय होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा बोल रहा है अम्ल पित्त का pH मान 1 से 3 के बीच किस पदार्थ के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 12, अग्निशामक यंत्र द्वारा आग बुझाने की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाएं। तो उत्तर होगा अग्निशामक यंत्र में NaHCO3 तथा H2SO4 रहते हैं। यंत्र की घुंडी पर दाब डालने पर NaHCO3 एवं H2SO4 परस्पर संपर्क में आकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से बाहर निकलकर आग को बुझा देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ से क्या करता है, घेर लेता है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है और आग बुझ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्फुलन से आप क्या समझते हैं। उत्फुलन प्रदर्शित करने वाले किसी यौगिक का नाम लिखिए एवं एक अभिक्रिया देकर इसे समझाएं। तो आंसर होगा इसका किसी जलयोजित लवण को वायु में खुला रखने पर उसमें से क्रिस्टल जल में युक्त होकर वायुमंडल में चले जाने की प्रक्रिया को ही उत्फुलन कहते हैं। अभी इसमें बोला था क्या, उत्फुलन प्रदर्शित करने किसी यौगिक का नाम, तो वॉशिंग सोडा से क्रिस्टल उत्फुलन की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, किसी विलयन में H आयन को सांद्रण 10 से 5 है तो pH मान ज्ञात करें और विलयन की प्रवृत्ति बताएं। तो यहाँ पे pH मान यहाँ पे ज्ञात हो गया है और इसमें एक और क्या बोल रहा है, विलयन की प्रवृत्ति बताएं। तो विलयन की प्रवृत्ति क्या होगी, जब 5 आएगा स्केल पे तब विलयन की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं लोग। 15 क्या बोल रहा है, यौगिक के संबंध उनके यौगिक से स्थापित करें। तो यहाँ पर मिलान कर दिए हैं, आप लोग देखकर याद कर लीजिएगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट कपड़े साफ करने के लिए होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट तो बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए तो सांचे बनाने के लिए काम आते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं लोग। 16 नंबर का पहला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त उत्पादों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपयुक्त में निहित अभिक्रिया के संबंध में रासायनिक समीकरण लिखें। तो आपके सामने रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, कृपया करके लिख कर याद कर लीजिएगा, उसके नीचे उसका नाम भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ा जाएगा। बाय।